देखिए, तो हम लोग उस दिन 2014 का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है, उस दिन हम लोग किस क्या प्रश्न तक देख लिए थे, तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन तक 2014 का जो क्वेश्चन बैंक हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक एनालिसिस कर लिए थे। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहता है तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी किसका जन्म स्थान था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कबीर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नानक, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है रैदास, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मीरा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन कहता है कबीर। कबीर बी में क्या कहता है। कबीर का जन्म सबसे पहले देखिए, कबीर का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, लहरतारा। लहरतारा का है वाराणसी में, लहरतारा। कबीर का जन्म लहरतारा वाराणसी में हुआ था। वाराणसी, लहरतारा वाराणसी में हुआ था। और कब हुआ था तो याद रखिएगा, कबीर का जन्म 1425 में, 1425 एडी में हुआ था। कबीर का जन्म 1425 एडी में हुआ था। कबीर का जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा, कबीर का जन्म 1425 एडी में हुआ था। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नानक। नानक याद रखिएगा, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, नानक। और नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी, तलवंडी जो अभी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और नानक का जन्म हुआ था 1469 में, 1469 एडी में। याद रखिएगा 1469 एडी में। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रैदास। रैदास दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन में। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रैदास। क्या दिया हुआ है, रैदास। तो रैदास का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, वाराणसी। वाराणसी में रैदास का जन्म हुआ था। उसके बाद डी में दिया हुआ है मीरा। तो याद रखिएगा मीरा। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था, मीरा का जन्म कुशलीग्राम। कहाँ, कुशलीग्राम। कुशलीग्राम कहाँ है, चौकारी। कुशलीग्राम चौकारी राजस्थान का एक गाँव है कुशलीग्राम। तो कुशलीग्राम कहाँ है, राजस्थान में। याद रखिएगा कुशलीग्राम। कुशलीग्राम में मीरा का जन्म हुआ था। कुशलीग्राम जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान का चौकारी, मेरठा जिला में, राजस्थान में, राजस्थान के मेरठा जिला में। तो याद रखिएगा कुशलीग्राम का है राजस्थान में। और जो मीरा का जन्म हुआ था कब हुआ था, 1498 में। 1498 एडी में। मीरा का जन्म कब हुआ था, 1498 एडी में, 1498 एडी में। तो क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो याद रखिएगा तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी अभी लिखे गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1469 एडी में इनका जन्म हुआ था। और 1538 एडी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ, उसके बाद 1538 में इनकी मृत्यु हो गई। और गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। पूछेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। और सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। ठीक है, इसको याद रखेगा। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ। तलवंडी अभी जो वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भारत का हिस्सा था। तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में अभी पड़ता है। और 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी में। उसके बाद कबीर का, तो कहेगा कबीर, तो कबीर का जन्म लहरतारा में हुआ। लहरतारा कहाँ है, वाराणसी में। लहरतारा कहाँ है, वाराणसी। याद रखिएगा कबीर का जन्म लहरतारा वाराणसी में हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश हो गया। तो कबीर का जन्म लहरतारा में हुआ। कब हुआ, 1425 ईस्वी में। पूछा जाता है कबीर का जन्म कब हुआ था, 1425 ईस्वी में। 1425 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ था। और जो कबीर के जो क्या कहते हैं, कबीर के उपदेशों का संग्रह हुआ कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में मिलता है। बीजक में कबीर के उपदेशों का संग्रह मिलता है। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। और पूछेगा कबीर किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। और सिकंदर लोदी वही सिकंदर लोदी है जो लोदी वंश का शासक था, जो 1504 ईस्वी में क्या कहते हैं, 1504 ईस्वी में किसका स्थापना किया, आगरा शहर के स्थापना। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन, कबीर। कबीर किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। उसके बाद है रैदास, तो आएगा रैदास। तो रैदास का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, वाराणसी में। रैदास का भी जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके बाद आया मीरा। तो मीरा कौन थी, मीराबाई जो एक प्रमुख महिला संत थी। मीराबाई महिला संत थी। मीराबाई याद रखेगा, ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन महिला संत थी, ऑप्शन में दे देगा तो उसमें क्या कहिएगा, मीराबाई प्रमुख महिला संत थी। उसके बाद कराईकल कौन थी, ये भी महिला संत थी। और अंडाल ये भी महिला संत थी। ठीक है, अंडाल, मीरा, कराईकल ये सब महिला संत थी।
तो मीरा का जो जन्म हुआ था कुशलीग्राम, और कुशलीग्राम राजस्थान के एक जिला मेड़ता में, राजस्थान के जो मेड़ता जिला है उसी जिला में कुशलीग्राम है। कुशलीग्राम वहीं पर 1498 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था। 1498 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था। कहाँ? कुशलीग्राम में। इसको याद रखेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 13 का सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 13 का सही है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है निकोलस कोंटी, निकोलो कोंटी होगा। उसके बाद बी में दिया हुआ है जीएस लिविदेव। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सी में ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है निकोलो कोंटी। क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जीएस लिविदेव, जीएस लिविदेव, जीएस लिविदेव, जीएस लिविदेव। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, ए और बी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या कहता है, कहता है क्या? ऑप्शन रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग ये याद रखिएगा, रूस में जो भारत विद्या का जनक कहा जाता है जीएस लिविदेव को। किनको कहा जाता है? जीएस लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। और जीएस लिविदेव कहाँ गए थे? रूस के थे। और ये पूछेगा कि जीएस लिविदेव बंगाल की यात्रा पर कब से कब तक रहे थे? तो याद रखिएगा जीएस लिविदेव बंगाल की यात्रा पर, बंगाल की यात्रा पर, बंगाल की यात्रा पर कब से कब तक रहे? तो 1785 से 1797, 1785 से 1797 एडी तक ये बंगाल की यात्रा पर रहे थे। बंगाल की यात्रा पर जीएस लिविदेव कब से कब तक रहे? तो 1785 से लेकर 1797 एडी तक ये बंगाल की यात्रा पर रहे। कब से कब तक? 1785 से 1797 तक। और पूछेगा रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव को। और ये भी पूछेगा जीएस लिविदेव का जो यात्रा वृत्तांत, मतलब जीएस लिविदेव का यात्रा वृत्तांत क्या है? तो याद रखिएगा जीएस लिविदेव का यात्रा वृत्तांत क्या है? हिंदुस्तानी ग्रामर। आपसे ये पूछा जाता है जीएस लिवि का यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, जीएस लिविदेव का जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या है? हिंदुस्तानी ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर। इसको याद रखिएगा, हिंदुस्तानी ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर। आपसे पूछेगा हिंदुस्तानी ग्रामर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो याद रखेगा जीएस लिविदेव का। हिंदुस्तानी ग्रामर किसका यात्रा वृत्तांत है? जीएस लिविदेव का। जीएस लिविदेव कहाँ गए थे? रूस के। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव को। और जीएस लिविदेव बंगाल की यात्रा पर कब से कब तक रहे? तो 1785 से 1797 ईस्वी तक। उसके बाद निकोलो कोंटी। तो याद रखिएगा निकोलो कोंटी इटली का था। जो भारत कब आया था? तो याद रखिएगा निकोलो कोंटी 1420 में आया था। 1420 से 1422 तक रहा, 1422 तक रहा। याद रखेगा निकोलो कोंटी इटली का था। कहाँ का था? इटली का। निकोलो कोंटी किस देश का था? इटली का। और ये भारत कब आया? 1420 में। और कब चला गया? 1422 में। पूछेगा किसके दरबार में आया? तो याद रखेगा देवराय प्रथम के दरबार में आया। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में आया। कौन? निकोलो कोंटी। ठीक है, याद रखिएगा निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। आपसे ज्यादा पूछा जाता है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी भारत कब आया? 1420 में। और कब चला गया? 1422 में। और निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा देवराय प्रथम के दरबार में आया था। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जीएस लिविदेव। तो उम्मीद करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गुप्त,
और सी में दिया हुआ है बहमनी और डी में दिया हुआ है विजयनगर। तो क्या होगा, तो सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा ए में दिया हुआ है मौर्य, ए में क्या दिया हुआ है मौर्य, बी में क्या दिया हुआ है गुप्त और सी में क्या दिया हुआ है, तो याद रखिएगा सी में दिया हुआ है क्या बहमनी, बहमनी और डी में क्या दिया हुआ है विजयनगर, विजयनगर। तो विजयनगर, तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, तो हम्पी जो संबंधित है विजयनगर से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है विजयनगर से। और याद रखिएगा हम्पी किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। ये भी पूछा जाता है हम्पी किस राज्य में है, कर्नाटक में। हम्पी के अवशेष कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 एडी में, याद रखिएगा। और पूछेगा इसके संस्थापक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन थे, विजयनगर के संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का इसके संस्थापक थे, हरिहर एवं बुक्का। और हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के भी संस्थापक थे और संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किया था। कब किया था, 1336 एडी में। पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, संगम वंश। विजयनगर के संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1336 एडी में। कब हुई, 1336 एडी में। और इधर है बहमनी, तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना वो कब हुई थी, 1347 एडी में। याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 एडी में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे, तो दोस्तों याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन थे, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा हसन गंगू। कौन थे, हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू। और पूछेगा बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी, ये भी पूछा जाता है बहमनी साम्राज्य की राजधानी, चाहे ऐसे भी पूछा जाता है कि गुलबर्गा किसकी राजधानी थी। ऑप्शन में देगा इनमें से किसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, गुलबर्गा। इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, गुलबर्गा। गुलबर्गा कहाँ है, कर्नाटक में। गुलबर्गा कहाँ है, कर्नाटक में। और ये विजयनगर साम्राज्य है वह कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के जो क्या कहते हैं, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थापित किया गया था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया, हरिहर एवं बुक्का द्वारा। और हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब स्थापना किया गया इसकी, तो 1336 ईस्वी में। और पूछेगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1347 ईस्वी में। और पूछेगा बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू। कौन थे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक, हसन गंगू। इसकी राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा। गुलबर्गा कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखेगा। उसके बाद इधर गुप्त वंश के भी संस्थापक पूछा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त। कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। और पूछेगा गुप्त वंश के अंतिम प्रमुख शासक कौन थे, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के अंतिम प्रमुख शासक कौन थे, भानुगुप्त। और सीधे पूछेगा गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के अंतिम शासक कहेगा तो क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। और अंतिम प्रमुख शासक कहेगा तो भानुगुप्त, याद रखिएगा। उसके बाद मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर एक नई साम्राज्य की नींव डाली, जो था मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य की सहायता से अत्याचारी शासक घनानंद को हराए थे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से। तो ये पूछा जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। पूछेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन, श्रीगुप्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन, तो बृहद्रथ। याद रखिएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन, बृहद्रथ। उसके बाद बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन, हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन, हसन गंगू, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। उसके बाद पूछेगा बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, गुलबर्गा। गुलबर्गा किसकी राजधानी थी, बहमनी साम्राज्य की, याद रखिएगा। उसके बाद है
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? संगम वंश के। ठीक है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि क्या 15 नंबर क्वेश्चन हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है हम्पी, याद रखिएगा। हम्पी, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। और हम्पी का जो अवशेष है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा, कर्नाटक में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ध्यान से सुनिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये बार बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान कौन था? जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसका शासनकाल 1325 से 1351 एडी तक है। और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। किस वंश का? तुगलक वंश का। और आपसे ये भी पूछा जाता है, बहमनी साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये भी याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। क्योंकि आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है, एमबीटी लिख रहे थे, समझ आइएगा, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1325 से 1351। और ये काफी इंपोर्टेंट है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में इधर। और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? 1336 में। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में। इसको याद रखिएगा। तो देखिए 1325 से 1351 के बीच में ही ना आता है 1336 और 1347। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। और पूछेगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। क्या कहता है? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको याद रखिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या कहता है? हम्पी किस राज्य में, हम्पी का संबंध किस साम्राज्य से? विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? क्या कहता है? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाबर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है जहांगीर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है शाहजहां। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को लिख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया हुआ है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अकबर। क्या दिया हुआ है? अकबर, अकबर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाबर। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? बाबर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाबर। और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? जहांगीर। सी में दिया हुआ है जहांगीर। सी में दिया हुआ है जहांगीर। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वो शाहजहां है, शाहजहां। तो याद रखेंगे सबसे पहले अकबर। तो अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पूछता तंबाकू को सबसे पहले तंबाकू लाया किसके द्वारा गया था? सबसे पहले समझिए तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तो तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। पुर्तगाल से तंबाकू को लाया गया था, पुर्तगालियों द्वारा। और पूछेगा तंबाकू का सेवन करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। तो याद रखेगा तंबाकू का सेवन करने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था, जिसने कब? 1604 में 1604 में तंबाकू का सेवन किया। 1604 में तंबाकू का सेवन किया। कौन? तंबाकू का सेवन किया, तंबाकू का सेवन किया, तंबाकू का सेवन किया। क्या कहता है? तंबाकू का सेवन किया। सबसे पहले पूछेगा तंबाकू का सेवन करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। याद रखेगा तंबाकू का सेवन करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। और कब सेवन किया था? 1604 में। तंबाकू का सेवन अकबर ने सबसे पहले 1604 ईस्वी में किया था। कब किया था?
1604 ईस्वी में। इसको याद रखेगा। अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद बाबर, तो बाबर को क्या कहता है? मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक, बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। याद रखेगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर और मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर। ठीक है, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर। तो बाबर 1526 से 1530 तक इसका शासन काल है। उसके बाद जहांगीर, तो इसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया कौन? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद शाहजहां, तो शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। देखिए समझिए, पहले क्या कहता है ऑप्शन क्वेश्चन कहता है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो अभी बताया तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया? जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। और तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किस मुगल बादशाह ने किया? अकबर। पूछेगा तंबाकू को सबसे पहले किसने सेवन किया? अकबर। और तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से लाया गया था। और तंबाकू का सेवन करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर। तंबाकू का सेवन करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन? अकबर। कब सेवन किया? 1604 ईस्वी में तंबाकू का सेवन किया। अकबर 1604 ईस्वी में तंबाकू का सेवन किया। उसके बाद क्या कहता है? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था। उसके बाद क्या कहता है? जहांगीर। तो याद रखेगा, जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? जहांगीर के शासन काल को। और जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? सलीम, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। तो जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है शाहजहां। तो शाहजहां के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन काल को, और कहेगा मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासन काल को। और शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। वही कहता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? शाहजहां के शासन काल को। याद रखिएगा। और शाहजहां का जो शासन काल है कब से कब तक है? 1627 से 1658। और इधर जहांगीर का शासन काल, तो जहांगीर का जो शासन काल है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक है। उसके बाद अकबर का शासन काल क्या कहते हैं? 1556 से कितना है? 1556 से 1605। और बाबर का शासन काल 1526 से 1530 तक है। मुगल वंश की स्थापना कौन किया था? बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसी के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दिया भारत में। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। और सेवन कौन किया था? अकबर। ठीक है, अकबर ने सेवन किया और जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन में दिया हुआ है 2 भागों में। उसके बाद बी में दिया हुआ है 3 और क्या कहता है सी में 4 और क्या कहता है डी में 5। तो आईन अकबरी आप लोग याद रखिएगा, आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। और आईन अकबरी से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो आईन अकबरी से हमें मुगल कालीन कृषि की जानकारी मिलती है। आईन अकबरी की रचना कौन किया था? अबुल फजल। आईन अकबरी और अकबरनामा की जो रचना किया था वो कौन किया था? अबुल फजल। और अकबरनामा के कितने खंड है? अकबरनामा के 3 खंड है। अब पूछेगा अकबरनामा कितने खंड में विभक्त है? तो 3 खंड में। और पूछेगा आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी 5 भागों में और अकबरनामा 3 भागों में। तो अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वही है आईन अकबरी। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो क्या है? आईन अकबरी। और आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। और अकबरनामा कितने भागों में? अकबरनामा जो है कितने भागों में विभक्त है? वो 3 भागों में। और आईन अकबरी 5 भागों में। और अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। तो याद रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है।
क्वेश्चन बैंक में बी दिया हुआ है, लेकिन आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। याद रखिएगा आईन अकबरी 5 भागों में, अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो 17 का डी सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दीन इलाही संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाबर से, बी में दिया हुआ है हुमायूं से, और सी में दिया हुआ है अकबर से, और डी में दिया हुआ है जहांगीर से। तो सबसे पहले 18 का हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। 17 नंबर में किसी को दिक्कत है? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 17 का। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाबर, बाबर से, बी में दिया हुआ है हुमायूं, क्या दिया हुआ है? हुमायूं, हुमायूं से, और सी में क्या दिया हुआ है? अकबर, अकबर से। ठीक है, अकबर से। उसके बाद डी में क्या दिया हुआ है? तो डी में दिया हुआ है जहांगीर, जहांगीर से। ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर से। तो क्या कहता है? कहता है दीन इलाही धर्म किससे संबंधित है? तो दीन इलाही धर्म, सबसे पहले ये जानिए दीन इलाही धर्म कब शुरू किया गया था? तो दीन इलाही धर्म जो शुरू किया गया था 1582 में। तो दीन इलाही धर्म 1582 में शुरू किया गया था। तो इससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि किसके समय में शुरू किया गया। तो सबसे पहले इसके लिए शासनकाल याद रखना होगा। बाबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1526 से 1530। उसके बाद हुमायूं तो 1530 से 40, और उसके बाद 1555 से 56, 1555 से 56। उसके बाद अकबर, तो अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627, 1605 से 1627। तो देखिए 1582 किसके शासनकाल में आता है? तो 1582 अकबर के शासनकाल में आता है। 1582 अकबर के शासनकाल में आता है। और दीन इलाही धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1582 में। और दीन इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या कहता है 18 नंबर का क्वेश्चन? दीन इलाही संबंधित है किससे? अकबर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में की गई थी। ठीक है, 1582 में दीन इलाही धर्म को शुरू किया गया था अकबर द्वारा। ये पूछा जाता है दीन इलाही धर्म कब शुरू किया गया था? 1582 में। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। याद रखेगा। उसके बाद क्या कहता है? जहांगीर से। तो जहांगीर के शासनकाल को क्या कहते हैं? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, और आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? याद रखिएगा दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? तो वो हो जाएगा बीरबल। और बीरबल का जो मूल नाम था वो क्या था? बीरबल का मूल नाम महेश दास था। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? बीरबल। याद रखिएगा दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? बीरबल। याद रखिएगा इसको। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में किया गया था अकबर द्वारा। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल था। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो ये हम लोग उस दिन रट रट के पढ़े थे। आलमगीर और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। ये बताने की जरूरत नहीं है आलमगीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 19 का जो क्वेश्चन है क्या कहता है? 19 नंबर के ए ऑप्शन में दिया हुआ है 19 का क्वेश्चन कहता है कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जहांगीर। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? जहांगीर। ठीक है, और बी में दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है? शाहजहां। हाँ, बी में दिया हुआ है शाहजहां। बी में दिया हुआ है शाहजहां। याद रखिएगा शाहजहां। और सी में दिया हुआ है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, औरंगजेब। और डी में दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ है? बाबर। डी में दिया हुआ है बाबर। डी में दिया हुआ है बाबर। याद रखिएगा। तो जहांगीर को क्या कहा जाता है? जहांगीर को सलीम। जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम। उसके बाद शाहजहां को खुर्रम, खुर्रम। उसके बाद औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर। आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर और जिंदा पीर, जिंदा पीर।
जिंदा पीर और आलमगीर। उसके बाद है बाबर। तो बाबर को क्या कहा जाता है? बाबर को एक और उपाधि दी गई थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर। ये आपसे पूछा जाता है, ये उस दिन नहीं बताए थे। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर। कलंदर किसको कहा जाता है? बाबर को, याद रखेगा कलंदर। तो सबसे पहले समझिए, जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम। सलीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम। कहेगा सलीम किसको कहा जाता है? जहांगीर को। उसके बाद पूछेगा शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम। शाहजहां तो उपाधि है, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया, तब से इसे शाहजहां कहा जाता है। तो शाहजहां को बचपन का नाम खुर्रम था। उसके बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है? आलमगीर और जिंदा पीर। औरंगजेब की नैतिकता काफी अच्छी थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जिंदा पीर और आलमगीर। तो वही क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। उसके बाद बाबर। तो बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर को एक और उपाधि दी गई है, कलंदर। तो बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई है? कलंदर की, याद रखेगा। कलंदर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? बाबर को, ये याद रखेगा, ये पूछा जाएगा। कलंदर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? बाबर को। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, याद रखेगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहता है? अकबरनामा की रचना किसने की? 20 का जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबरनामा की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमीर खुसरो। ए में दिया हुआ है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमीर खुसरो। उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है अलबरूनी। 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 और जो सी में दिया हुआ है इब्न बतूता। इब्न बतूता। इब्न बतूता। और जो डी में दिया हुआ है क्या कहता है? अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल। तो याद रखिएगा, अकबरनामा की जो रचना किए थे वो कौन किए थे? अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा की रचना किए थे। कौन? अबुल फजल। और अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल अकबर के जो समकालीन थे, अबुल फजल। और अकबर के अकबरनामा की रचना कौन किए? अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा की रचना किए। और अबुल फजल की जो हत्या जहांगीर द्वारा 1602 ईस्वी में कहाँ करा दिया गया? 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या नरवर में। नरवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपसे ये पूछा जाएगा अबुल फजल की हत्या कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा करवा दिया गया। और हत्या किसने की? तो वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला हत्या कर दिया। और किसने कहा था वीर सिंह बुंदेला को हत्या करने के लिए? तो जहांगीर ने कहा था। और कब हत्या हुई? 1602 ईस्वी में। कहाँ हुआ? नरवर में। नरवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखेगा। अकबरनामा और आइन अकबरी की रचना कौन? नामा की जो रचना की थी तो अबुल फजल, वही ना करा। अबुल फजल अकबरनामा की रचना, अकबरनामा। अकबरनामा और आइन अकबरी की रचना कौन किया? आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी की रचना और अकबरनामा की रचना कौन किया? अबुल फजल। अबुल फजल और आइन अकबरी की रचना कौन किए? तो अब अकबरनामा और आइन अकबरी की रचना अबुल फजल ने किए। अबुल फजल और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। और अकबरनामा जो है, अकबरनामा कितने खंड में कहेगा? अकबरनामा 3 भाग में विभक्त है। अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। आइन अकबरी पूछेगा तो याद रखेगा आइन अकबरी 5 भागों में। ठीक है, आइन अकबरी 5 भागों में और अकबरनामा 3 भाग में। ठीक है, इसको याद रखेगा। और अबुल फजल कौन थे? तो अकबर के दरबार के साहित्यकार थे, मतलब ये किताब लिखते थे, इतिहासकार थे। उसके बाद इब्न बतूता। तो याद रखेगा इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या है? तो याद रखेगा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उर रेहला। किताब उर रेहला। किताब उर रेहला। किताब उर रेहला। अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी का। देखिए अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी कौन था?
अलबरूनी एक विदेशी था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ आया नहीं था, महमूद गजनवी द्वारा लाया गया था। ये बंदी बनाकर महमूद गजनवी 1024 ईस्वी में अलबरूनी को बंदी बनाकर भारत ले आया। कब लाया? 1024 ईस्वी में, और 1030 ईस्वी में चल गया। अलबरूनी कहाँ का निवासी था तो ये पूछा जाएगा। अलबरूनी जो निवासी था मध्य एशिया के ख्वारिज्म जगह का, मध्य एशिया के ख्वारिज्म जगह का जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, तो मध्य एशिया के ख्वारिज्म जगह का निवासी था कौन? अलबरूनी। याद रखिएगा, मध्य एशिया के ख्वारिज्म जगह का निवासी कौन था? अलबरूनी। ठीक है, उसके बाद है इब्न बतूता। तो याद रखेंगे इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता जो 1300, इब्न बतूता भारत कब आया था? सबसे पहले ये याद रखे, इब्न बतूता 1333 में आया, 1342 में चला गया, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 1333 से 1342 तक इब्न बतूता भारत रहा, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, किताब उर रेला इसका यात्रा वृत्तांत है। पूछेगा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उर रेला। और पूछेगा अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उल हिंद। कहेगा अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उल हिंद। इसको याद रखेगा। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल। याद रखेंगे अबुल फजल। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत किताब उर रेला, अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1509, 1509। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? 1526। सी में दिया हुआ है 1556, 1556, और डी में दिया हुआ है 1761, 1761। तो प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद 1556 में जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। 1761 में क्या हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो याद रखेगा। सबसे पहले पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इसी युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, और किसके द्वारा किया गया? तो बाबर द्वारा। याद रखेगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर किया था मुगल वंश की स्थापना भारत में। तो ये भी पूछेगा ना, पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और जिसमें विजित कौन रहा? यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में जो जीता था वो कौन जीता था? बाबर। याद रखेगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? बाबर। याद रखेगा, बाबर। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। इसको याद रखेगा। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, और जिसमें जीता कौन था? अकबर की विजय हुई थी, अकबर की विजय हुई थी पानीपत के दूसरा युद्ध में। पूछेगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब? तो 1556। अब है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में। याद रखेगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो इसमें अफगानों एवं मराठों के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? अफगानों के। किसकी जीत हुई? अफगानों के। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानों एवं मराठों के बीच हुई 1761 में। तो अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में जो अफगान सेना का नेतृत्व किए थे वो किए थे अहमद शाह अब्दाली, और मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था सदाशिवराव भाऊ। कहेगा पानीपत का तीसरा युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व कौन किया? अहमद शाह अब्दाली ने किया। उसके बाद पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया? तो सदाशिवराव भाऊ ने किए थे मराठा सेना का नेतृत्व। ठीक है, और पानीपत नामक युद्ध भूमि कहाँ है? हरियाणा में। याद रखिएगा, जो पानीपत नामक युद्ध भूमि है
वो कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में पानीपत नामक युद्ध भूमि है और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच जिसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। उसके बाद 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, जिसमें विजित कौन रहा? तो अकबर। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगानों एवं मराठों के बीच, जिसमें किसकी जीत हुई? अफगानों के। तो वही क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन था, क्लियर किए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दामी निकोह क्या था? तो दामी निकोह क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भूभाग, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है उपाधि, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है तलवार, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो दामी निकोह क्या था जानिए। दामी निकोह मुगल काल में दिया जाने वाला एक भूभाग था, मतलब एक भूमि का टुकड़ा था जो मुगल काल में दिया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? दामी निकोह। आपसे ये पूछ देगा मुगल काल में दिए जाने वाले भूभाग को क्या कहा जाता था? दामी निकोह। इसमें पूछ दिया है दामी निकोह क्या था? तो भूभाग था, याद रखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लीटन, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है रिपन से। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है कार्नवालिस से। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए 22 नंबर क्लियर हो गया। दामी निकोह क्या था? तो एक भूभाग था। ठीक है, देखिए क्या कहता है 21 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, बी में दिया हुआ है लीटन से, उसके बाद सी में दिया हुआ है रिपन से, उसके बाद डी में दिया हुआ है कार्नवालिस से। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग ऑप्शन लिखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स से, हेस्टिंग्स से। उसके बाद बी में दिया हुआ है लीटन, लीटन से। क्या दिया हुआ है? लीटन से, याद रखिएगा, लीटन से। उसके बाद जो सी में दिया हुआ है हमारा रिपन से, सी में दिया हुआ है रिपन, रिपन से। उसके बाद डी में जो दिया हुआ है कार्नवालिस, कार्नवालिस, कार्नवालिस। तो देखिए क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। तो सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त क्या? अस्थायी बंदोबस्त जो था ना, एक कर का एक अति था, अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है लॉर्ड कार्नवालिस से। याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 23 का, कि अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? लॉर्ड कार्नवालिस से, लॉर्ड कार्नवालिस से। और अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। और आपसे ये भी पूछा जाएगा किस किस क्षेत्र में? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रमुख रूप से अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में प्रमुख रूप से लागू किया गया था, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 1793 में, कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड कहेगा कार्नवालिस कोड कब बना? तो याद रखिएगा 1793 में कार्नवालिस कोड बना। ठीक है, कार्नवालिस कोड कब बना? 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस। और कार्नवालिस कोड कब बना? 1793 में, याद रखेगा। उसके बाद है रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कहेगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कौन है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन? लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन? लॉर्ड रिपन। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन है? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। और कहेगा बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कंफ्यूज नहीं होना है, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। और क्या हो जाएगा? और कहेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है। और स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखेगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 24 का क्वेश्चन है, 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है? 1510। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। याद रखिएगा 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगालियों द्वारा गोवा अधीन रहा था। उसके बाद गोवा को कब मुक्त कराया गया? गोवा को कब मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से? तो 1961 में। याद रखिएगा गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? 1961 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया और 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। गोवा पर 1510 में अधिकार कर लिया था कौन? पुर्तगालियों ने। ठीक है, 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन बैंक का 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 25 नंबर इंपोर्टेंट है, संगा देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ए में दिया हुआ है 1905, बी में दिया हुआ है 1906, सी में क्या दिया हुआ है? 1906, बी में सी में दिया हुआ है 1911 और डी में क्या दिया हुआ है? देखिए डी में दिया हुआ है 1914। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। आप याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। उसके बाद 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। याद रखेगा मुस्लिम लीग का गठन कब? 1906 में। उसके बाद 1911, तो 1911 में जो हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कब कर दिया गया? 1911। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत क्या कर रहा है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। कब? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? तो सेरेजोवा हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। केवल इतना जानिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कर दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा।
तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास सबको समझ में आई होगी और 2014 का जो क्वेश्चन बैंक है जितने भी 25 गो क्वेश्चन था हिस्ट्री का उस सबका एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे जो 2015 का होगा, ठीक है। तो आज की सेशन को रहने दीजिए, अब हम लोग कल पढ़ेंगे 2015 का क्वेश्चन बैंक, ठीक है।